नमस्कार। मैं प्रकाश मालगावे और आप देख रहे हैं दुनिया एक फसाना। पिछले एक वीडियो में मैंने भारत में होने वाले संसदीय चुनाव के संदर्भ में बोला था। थोड़ा विशेष स्टार्ट प्रारंभ किया था मैंने और ये कहा था कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये जैसे पुरुष चतुष्टय माना जाता है, वैसे अपने यहाँ लोकतंत्र के अंदर में भी चुनावों की जो प्रक्रिया है वो उसी तरीके से होती है। हमारा लोकतंत्र जो है वो दिखाई देता है हमारे सांसदीय क्षेत्र में लड़ने वाले सांसद, विधायकों के द्वारा वगैरह वगैरह। मैंने आपसे कहा था। आज ये चुनाव के अंदर में एक नया विषय मेरे दिमाग में आया करके वो आपके सामने रखता हूँ। वैसे कहा जाए तो बचपन में हमारे नागरिक शास्त्र, सोशल साइंस की किताब में एक बात लिखी थी। बताए जाते थे कि जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहाँ लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जिसे लोगों ने चुना वो संसद या विधायिका में जाता है और अपना नेता चुनता है और जिसका बहुमत हो वो नेता जो है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या उस राज्य का प्रमुख बन जाता है। इसे कहते हैं हम लोकतंत्र। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? जो बात हमारे किताबों में लिखी होती है वो तो दिखते नहीं। हमारे यहाँ तो कई सालों से ये हो रहा है कि पहले नेता चुना जाता है। हमारे लोकतंत्र के हिसाब में देखा जाए तो पहले प्रधानमंत्री तय हुआ, देश का प्रधानमंत्री को पहला चुनाव हुआ 1946 में, जब प्रांतिक सभा केंद्रीय संस्था बनी, जिसके नेहरू जी, वो तो अलग विषय है कि नेहरू जी बनने वाले थे कि सरदार वल्लभ पटेल वाले, इसका विवाद के अंदर में मैं नहीं जाता। लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर चुना गया, फिर प्राइम मिनिस्टर और सारा मंत्रिमंडल चुनाव लिया, उन्होंने संविधान बनाया। संविधान के बाद चुनाव हुए संविधान के हिसाब से 1952 में। तो हमारे यहाँ तो पहले तय हुआ था प्राइम मिनिस्टर। पहले हमारा प्रतिनिधि तो खुद जिन्होंने चुन लिया उन्होंने चुन लिया था। अब उन्होंने तय कर लिया कि नीचे जो है संसद का चुनाव कौन लड़ेगा, यानी जनता का प्रतिनिधि कौन होगा ये जनता ने तय करने के पहले ही उस पार्टी के जो प्रमुख नेता है जिनको किसी और ने चुना था उसने तय कर लिया कि मैं उन लोगों को चुनता हूं ताकि वो मुझे चुने। ऐसा उस नेता ने कह दिया और उसने फिर वो चुनकर लोगों के सामने रख दिया और कहा कि भाई इसे तुम चुनो। यानी ये तो हो गया कि ये लोकतंत्र के सोशल साइंस के किताब में लिखे हुए शब्दों के विपरीत था कि नहीं। मैंने चुना, मैं तो ऐसे ही अपने आप को चुनवा लिया और फिर मैं उन लोगों को चुना जिन्होंने मुझे चुनना तय किया था। अगर वो मुझे चुनने वाले नहीं होते और किसी आदमी ने कहा कि भाई आपने तो हमको टिकट दिया लेकिन हम आपका साथ नहीं देंगे, आपको नहीं चुनेंगे, तो उसकी टिकट तो कैंसिल कर देंगे ना उसकी। वो लोकसभा में आने का दरवाजा ही बंद कर देंगे। भाई तुझे तो शर्त इस बात की है कि तू चुन के आने के बाद में मुझे चुनेगा, इस बात का आश्वासन दे तो मैं तुझे टिकट देता हूँ। ये विषय होता है ना अपने यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये चुनाव जो है होते हैं और फिर जनता के पास में तो कोई मार्ग नहीं बचता, क्योंकि एक तो इसे देना चुनना है या इसे चुनना है। और अभी तक के आने वाले चुनाव में ऐसे हुआ, पहले 3 चुनाव आए तो कांग्रेस थी, लोगों के मन में था कि इस पार्टी ने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी प्राप्त हुई इसलिए इनका हक है। तो 1967 तक है तो वही चला। फिर उनके कामकाज के बारे में मतभिन्नता हुई। उसके बाद कांग्रेस की वो इंदिरा जी ने स्वयं को चुन लिया, फिर जनता के सामने गई, फिर वो चुन के आई। अभी जो है बीजेपी काफ़ी सालों से प्रयास करते आ रही है। तकरीबन 1952 में प्रारंभ किया, ताकत बढ़ाते संगठन के आधार पर अपने कार्य का विस्तार करने के बाद ये स्थिति आई
कि गोवा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब तक आप मुझे प्रचार प्रमुख नहीं बनते मैं मीटिंग में नहीं आता, ये कहकर अपने आप को तो प्रमुख पद चुनवा लिया। अब आज स्थिति ऐसी है कि वो पूरे देश के अंदर में सांसदीय चुनाव के अंदर में मोदी जी का ही नाम का डंका है। यानी कोई भी व्यक्ति बगैर मोदी का नाम लेकर ना संसद में बोल सकता है, ना चुनावी सभा में बोल सकता है। उसी तरीके से हर पार्टियों में, ये कोई बीजेपी में ऐसा नहीं है, हर पार्टियों में ये संसद में होने वाले भाषण सुनो आप, यानी वो नाम अगर नीचे नहीं भी आए कौन से पार्टी का है, तो भी उनके भाषण सुनने के बाद में 5 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये कौन से पार्टी का है। अगर वो तमिलनाडु अन्ना डीएमके का आदमी होगा तो अम्मा जयललिता का नाम लिए बगैर वो अपना भाषण को प्रारंभ नहीं कर सकता। बीजेडी का अगर आदमी है, अगर नाम नहीं भी आया तो बीजेडी का आदमी नवीन पटनायक साहब का नाम लिए बगैर सामने बोल नहीं सकता। बहन मायावती का नाम लिए बगैर कोई बीएसपी वाला बोल नहीं सकता। कांग्रेस में तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसका नाम पहले ले इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके दोनों का नाम बीच बीच में लेकर अपने आप को कांग्रेस का होने का साबित कर ही देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र की ऐसी उल्टी गंगा है। पहले नेता तय होता है, नेता फिर अपने आप को चुनने वाले लोगों को संसदीय क्षेत्र में भेजता है, फिर लोग एक तो बीजेपी को चुने या इसको कांग्रेस को चुने या किसी और को चुने, वो तो लोगों के हाथ में तो रहता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। और आज की स्थिति में चुनाव का मामला इतना कठिन हो गया है कि बड़ा कोई बिरला ही और बड़ा ताकत वाला अगर निकल आया, लोग जनता के पीछे उसके पीछे खड़े हो जाए तो ही कोई इंडिपेंडेंट चुन के आता है। वैसे इंडिपेंडेंट भी आते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट का आना भी उस क्षेत्र के उस राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से होता है। इसलिए आते हैं तो पार्टी में। वैसे हमारे संविधान में पार्टियों का विषय नहीं था, लेकिन बाद में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो बना, जो जनप्रतिनिधि विधान जो बना, उसके बाद ये पार्टियाँ शुरू हुई। लेकिन आज देश के अंदर में पार्टियाँ हैं। अच्छा, पार्टी भी चुनाव में लोगों को टिकट देती है तो कैसी देती है, बड़ा अजीब लगा मुझे। कांग्रेस के लोगों ने भी वही बोला और बीजेपी के लोगों ने बोला, क्या कहा कि हम लोग चुन के आने वाले व्यक्ति को टिकट देंगे। मतलब चुन के आने वाला, ये क्राइटेरिया पहले तय होता है। तो जो चुन के आता है फिर उसके मन में विषय ये आता है तो मैं चुन के आने वाला था इसलिए मुझे टिकट मिली, नहीं तो मुझे टिकट नहीं मिलती। तो इसलिए वो अपने आप में अहंकार करना शुरू कर देता है अपने आप में, और वो अहंकार इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद 5 साल के अंदर में उसका अहंकार इस स्थिति में ले जाता है कि 5 साल के बाद में उसे फिर दोबारा, एक तो पार्टी टिकट नहीं देती और पार्टी ने टिकट दिया तो लोग बदल देते हैं। तो पार्टियों ने भी ये सोचना चाहिए कि टिकट देते समय पार्टी की निष्ठा कितनी है, संगठन की निष्ठा कितनी है। लेकिन ये भी कठिन है। पार्टी की निष्ठा रखने वाले लोग बहुत बार तो अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल के हिसाब में जो आवश्यकता थी पैसे की, इस बार तो ऐसा पैसे का मामला चल रहा है कि मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में जितने लोग खड़े हैं वह लोग कमज़ोर तबके के होंगे। कमज़ोर तबके का आदमी तो चुनाव में खड़ा रहता है। निर्मला सीतारामन जी ने कह दिया ना ये बात कि मेरी चुनाव लड़ने लायक पैसा मेरे पास में नहीं है करके मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। एंड देखिए, चुनाव में पैसा लगता है और बड़ा भयंकर रूप से पैसा लगता है, ये तो निर्मला जी ने, अर्थ मंत्री ने कह दिया। अब क्या बचा है? अब ऐसे लोग, पैसे वाले लोग चुन के आते हैं। लोगों का भी क्या है, लोग भी पैसे देने वाले को देखते हैं, वोट मिलेंगे, पैसा मिलेगा, ऐसे भी लोग देखते हैं। मुझे याद है एक नगर परिषद के चुनाव में जिसकी जो खुद नौकरी पे था, जिसकी बीवी नौकरी पे थी, 2 लाख रुपए की तनख्वाह घर में आती थी। जब मैं किसी मित्र के साथ गया चुनाव प्रचार में तो उसने कहा कि मेरे घर में 5 वोट हो, 5 वोट का हिसाब बता दो कितना दोगे, उसके बाद वोट करूँगा, कौन है मुझे नहीं मालूम। तो देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि लोगों को भी वो आवश्यकता हो गई है। लोगों के लिए पार्टियों को भी आवश्यकता हो गई। पार्टियों के बाद में तो चुनाव आयोग चाहे कितने भी कानून लगा दे, वो तो सीमा रेखा में कितना भी सीमा रेखा बांधने का प्रयत्न करे, चुनाव हमेशा पैसे का खर्च वो उस सीमा रेखाओं को लांघ कर कहीं दूर चले जाता है। इसलिए बड़ी मुश्किल बात है। आने वाले काल के अंदर में ये चुनाव का चक्कर जो है आम आदमी के लिए बड़ा कठिन हो गया है। इसलिए जैसा है, और अभी तो स्थिति ऐसी है कि मैं एक शेर में कहा एक जगह कि कोई बहस, कोई मुद्दा, कोई तर्क नहीं बचा, किसी भी पार्टी में मेरे दोस्त आजकल फर्क नहीं बचा।
लेकिन हमें तो चुनाव लड़ना है। चुनाव के अंदर में हम उम्मीद करते हैं कि हमने जिसे चुना वो देश का भाग्य बदल दे, देश की तकदीर बदल दे और देश का चित्र पूरे विश्व में अच्छा कर दे। इस उम्मीद के साथ हम चुनाव में जाते हैं। इस उम्मीद पे जो भी चुन के आने वाले हैं वो खरे उतरे, इसी भावना के साथ मैं अपना विषय खत्म करता हूँ। नमस्कार। अगर इसको पसंद आया हो तो इसकी अगली कड़ी भी आप सुनिएगा। अगले बार अगला वीडियो में आपके सामने और विस्तार से आऊँगा इस विषय के ऊपर में। उसे भी पसंद कीजिए, इसे भी पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे मन में नए नए विषयों को डालने का हौसला बना रहे। धन्यवाद।